Hello students, welcome to class. Students, today we will discuss main question of environment section. अब यहाँ पर जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में कहा था कि हमने मेंस का जो सिलेबस है उसको डिवाइड कर रखा है इनटू डिफरेंट थीम्स, और आज जो हम थीम की डिस्कशन करेंगे तो वो हमारी जो फर्स्ट थीम रहने वाली है उसी को ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे. तो यानी फर्स्ट थीम में हमने क्या बोला था, एक हमारा टॉपिक था जिसका नाम था कंजर्वेशन. ओके, सो कंजर्वेशन में स्टार्ट हमने किया था जहां पर क्वेश्चन बना था IUCN से. ओके, एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इकोसिस्टम से क्वेश्चन बना था. ओके, एंड सेकंड क्वेश्चन जो था जो कि बायोस्फीयर रिजर्व से था. ओके, कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, क्या उनमें कितना मतलब कि उसमें स्ट्रिक्ट जोन होता है, क्या कोर होता है, बफर होता है, ये सारी बातें हमने कर रखी हैं और यहाँ पर हमने IUCN से सवाल को डिस्कस किया था. अब इसी थीम को मैं थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करूंगा क्योंकि कंजर्वेशन एक ब्रॉड टर्म है. ओके, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बने होंगे. ओके, अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, कमेंट ऑन द बच्चों नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम NWCP initiated by the government of India and name a few India's wetlands of international importance in the Ramsar site. ओके बच्चों, अगर मैं सिंपली बात करूंगा कि मुझसे पूछा गया है एक चीज के बारे में जिसका नाम है वेटलैंड. अब वेटलैंड से ही रिलेटेड टॉपिक है, दैट इज नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम NWCP. ओके, अब वेटलैंड से मैं इस क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट कर सकता हूं कि भारत में वेटलैंड के रिलेटेड डेटा को देखें कि भारत में जो टोटल वेटलैंड्स हैं. ओके, सो अकॉर्डिंग टू इंडिया वेटलैंड एटलस. ओके, इंडिया वेटलैंड एटलस जो भारत में कितना एरिया है, सो इट्स 5 I think which is 15.98 million hectare. सो इतना एरिया है जो वेटलैंड कवर करता है, विच इज अराउंड 4.76% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया. क्लियर? ओके, सो वेटलैंड के लिए हम ऐसे इसको स्टार्ट कर सकते हैं कि जो भारत का, यानी इसको मैं इंडिया का बोल लूँ या नेशनल वेटलैंड एटलस है, उसके अकॉर्डिंग वेटलैंड्स का इतना हेक्टेयर एरिया है और 4.76% जो कि टोटल जियोग्राफिकल एरिया में आता है. ठीक है, टोटल जियोग्राफिकल एरिया में देखने को मिलता है. बच्चों, अगर मैं इसकी सेकंड बात करूंगा कि भारत में, ठीक है, सो इंडिया is endowed with diverse wetlands. ओके, तो अगर मैं बात करूंगा कि इंडिया इज endowed with a rich diversity, so with a rich diversity of wetlands. ओके, ठीक है, कि भारत के पास बहुत सारे डाइवर्स वेटलैंड्स हैं. और फिर हमने बोला कि अकॉर्डिंग टू इंडिया वेटलैंड स्टेट एटलस के हिसाब से इतना इसका एरिया है, और विच इज, अगर मैं परसेंटेज की उसमें बात करूंगा तो वो इतना परसेंटेज बन रहा है. आई थिंक इट्स ए डिसेंट एंड सफिशिएंट. इतना आपके पास एक इंट्रो होना चाहिए. ओके, अब आते हैं हम मेन क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन क्या रहा है. क्वेश्चन कह रहा है कि आपको नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम जो शुरू हुआ था, इनिशिएट हुआ था, किसने इनिशिएट किया था बच्चों? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने. मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने कब शुरू किया था? इन 1985. ठीक है, 1985-6 में शुरू किया गया है. ठीक है, 85 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. ओके, सो इट इज MOEFCC. इन्होंने क्या किया? इस प्रोग्राम को लॉन्च किया. क्यों लॉन्च किया गया? टू प्रिवेंट. क्या था इस प्रोग्राम को लॉन्च करने का एम? टू प्रिवेंट द डिग्रेडेशन ऑफ to prevent the degradation of
वेटलैंड्स, ताकि जो वेटलैंड लगातार डिग्रेड हो रहे हैं इस चीज को रोका जा सके, इस चीज को रोका जा सके। तो ये अपने को थोड़ा सा दिमाग में रखना है। क्लियर? फिर क्या हुआ, देखो फिर ऐसा होता है कि नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्लान के साथ में एनडब्ल्यूसीपी के साथ में एक और प्रोग्राम जो था उसको मर्ज कर दिया जाता है, विच इज नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान। ठीक है बच्चों, एनडब्ल्यूसीपी के साथ में नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान को मर्ज कर दिया जाता है। और मर्ज करने के बाद क्या बनता है बच्चों, मर्ज करने के बाद बनता है NCAP। ठीक है, नेशनल कंजर्वेशन ऑफ एफोरेस्ट्री। ठीक है, विच इज नेशनल कंजर्वेशन ऑफ जो एक्वाटिक इकोसिस्टम है। एफोरेस्टेशन नहीं है, इट्स एक्वाटिक इकोसिस्टम। ओके, यहां पे लिख भी देता हूं, नेशनल कंजर्वेशन ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम प्रोग्राम। अब ये कब लॉन्च हुआ, ये कब हुआ, कब बना? इन 2013 में। किसने क्या किया? इसने मर्ज किया नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्लान को और नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान। ठीक है, नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान को और नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्लान को मर्ज किया गया। अब ये मर्ज क्यों किया गया बच्चों? फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन, फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन। क्लियर? तो बच्चों ये हमें थोड़ा सा बताना पड़ेगा एनडब्ल्यूसीपी के बारे में। डन? क्यों हुआ, क्या हुआ? ओके बच्चों, जो नेशनल कंजर्वेशन ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम प्रोग्राम जो बनाया गया, इसमें क्या था बच्चों? इसमें ये था, इसने क्या किया, एक तो होलिस्टिक, क्या इसका फायदा था, क्या सिग्निफिकेंस था? फर्स्ट इज होलिस्टिक सिग्निफिकेंस ऑफ सिग्निफिकेंस बोल रहा हूं मैं, है ना, होलिस्टिक कंजर्वेशन ऑफ, नॉट सिग्निफिकेंस क्यों आएगा इसमें, होलिस्टिक कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स, होलिस्टिक कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स। तो पहली बात तो ये होगी। ओके, सेकंड बच्चों, ये एनरिच्ड कर रहा है वोटर की क्वालिटी को, वोटर की प्योरिटी को। ठीक है, सो हमने बोला इट रीइंफोर्स्ड, ओके, इट रीइंफोर्स्ड वोटर क्वालिटी, इट रीइंफोर्स्ड वोटर क्वालिटी। ओके, देन और क्या हो सकता है बच्चों? ये प्रमोट कर रहा है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को। ठीक है, प्रमोट लिख लेना बच्चों, ये क्या है इसका सिग्निफिकेंस? प्रमोट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड सस्टेनेबल लाइवलीहुड, ओके, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। ओके बच्चे, और क्या है? तो और हम इसमें ये भी लिख सकते हैं कि ये इंटीग्रेट कर रहा है वेटलैंड्स को, इंटीग्रेट कर रहा है वेटलैंड्स को इनटू ए डेवलपमेंट प्लानिंग, मतलब कि तुम क्या कर रहे हो, कोई डेवलपमेंट प्लानिंग कर रहे हो तो उसमें वेटलैंड का भी कंट्रीब्यूशन को ऐड किया जा रहा है। ठीक है, बाकी क्या है, एनकरेज, ये क्यों, और देखो इसका सिग्निफिकेंस बता रहा हूं मैं क्यों बनाया गया ये। तो इसके बाद हमने बोला कि देखो साइंटिफिक रिसर्च और डेटा एनालिसिस के लिए भी ये उसको और ज़्यादा बेटर करने के लिए इसको यूज़ किया है। सिंपल सी बात है बच्चों। तो ये आपको अपने क्वेश्चन में लिख के आना था यहाँ तक कि सबसे पहले हमने बताया कि वेटलैंड के रिलेटेड हमने डेटा दिया कि देखो वेटलैंड जो है वो भारत में उसका क्या स्टेटस है वो बताया। फिर हमने बोला कि भारत में वेटलैंड एक बच्चों रिच मैं बोलूँगा डाइवर्सिटी है भारत में,
और उसके बाद हमने बोला कि हम मेन कंटेंट पे आए, जो नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्लान है कब बना, किसने बनाया, क्यों बनाया, क्यों बनाने के बाद क्या हुआ, मर्ज हुआ, मर्ज होने के बाद एक बॉडी बनी। अब क्यों बनी, इसका क्या सिग्निफिकेंस था, वो हमने अपने क्वेश्चन के थ्रू बताया। बच्चों इस बॉडी की, अब ये तो सिग्निफिकेंस है कि क्या इसका सिग्निफिकेंस था। अब क्वेश्चन आएगा कि इसकी अप्रोच क्या है, ये कौन सी अप्रोच को फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब मान के चलो हमारे पास वेटलैंड है, ओके, तो वेटलैंड है, तो वेटलैंड के पास में क्या होगा सर, एक ब्रीफ डॉक्यूमेंट होगा। मान लो मेरे पास कोई एक ए वेटलैंड है, ठीक है, ए वेटलैंड है, तो ए वेटलैंड के सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास होगी। ओके, तो हम क्या करेंगे, एक इसका ब्रीफ डॉक्यूमेंट बनाएंगे और उस डॉक्यूमेंट से हम इसके डेटा को कलेक्ट करेंगे। ओके, सो हमने बोला अप्रोच क्या होनी चाहिए वेटलैंड को लेके, कि वेटलैंड का हमें बेस लाइन, तो इसमें मेन का याद रखना है बच्चों इतना पार्ट, कि हमें बेस लाइन डेटा को कलेक्ट करना है। ओके, बेस लाइन डेटा को कलेक्ट करेंगे थ्रू किस चीज से, थ्रू वेटलैंड की, जो वेटलैंड का ब्रीफ डॉक्यूमेंट है वहां से। ओके बच्चों, हमने डेटा तो कलेक्ट कर लिया, बट हमने उसकी कंडीशन को तो से देखा ही नहीं, क्या उसकी कंडीशन अच्छी है बुरी है, तो कंडीशन असेसमेंट करेंगे। जैसे मान के चलो मेरे पास ये फ़ोन है ना, मैंने इस फ़ोन की जानकारी ले ली सारी, कि क्या इसमें रैम है, क्या है फंक्शन, क्या है इसके, फिर मैंने बोला यार इसकी अब मेरे पास इंफॉर्मेशन तो है, ओके, डेटा तो है इसके रिलेटेड मेरे पास। अब इसको मैं फ़ोन को उसकी कंडीशन असेस करूँगा कि वो चलता कैसे है। ओके, तो कंडीशन असेस मतलब कि वो वेटलैंड कैसा है, क्या वहाँ पर जो स्पीसीज है वो डिग्रेड तो नहीं हो रही है, क्या वो वेटलैंड के ऊपर जो डिपेंडेंस माइग्रेटरी बर्ड्स हैं कहीं वो उनकी संख्या में कमी तो नहीं आई है। तो ये असेस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वेटलैंड का हेल्थ कार्ड देखना पड़ेगा। ओके, देन जो स्टेक होल्डर्स होंगे बच्चों, जो यहाँ के वेटलैंड मित्र होंगे, यानी जो लोग उस चीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं, कंजर्व करते हैं, उनको वेटलैंड मित्र कहा गया है। ठीक है, तो उनसे बातचीत करूंगा एंड इंटीग्रेट करूंगा मैनेजमेंट प्लान्स एड्रेसिंग इकोसिस्टम सर्विसेज एंड थ्रेट को। ठीक है, कि अपने जो मैनेजमेंट प्लान है बच्चों उनको एड्रेस करूंगा, उनसे क्या करूंगा, एड्रेस करूंगा इकोसिस्टम सर्विसेज को और थ्रेट को। तो ये चार आपको बेसिक मैं बात करूंगा, तो इस स्ट्रेटजी को आपको फॉलो करना पड़ेगा और ये 4 पॉइंट्स आपको एग्जाम में लिखने पड़ेंगे। ओके, आई थिंक इतना हमें समझ आ चुका है। नेक्स्ट पार्ट कि इसकी अचीवमेंट्स क्या है बच्चों। ठीक है, तो अचीवमेंट बड़ी सिंपल सी बात है, क्या हो रहा है, एक तो सर ये कंजर्व कर रहे हैं, किसको, कंजर्वेशन हो रही है ऑफ वेटलैंड। बच्चों वेटलैंड के अंदर जो स्पीसीज है, कौन सी स्पीसीज है, मान लो एंडेंजर्ड स्पीसीज है जो डिपेंडेंट है यहाँ पे, या कोई और थ्रेटन स्पीसीज है, मतलब उन चीज को ये क्या कर रहा है, कंजर्व कर पा रहा है, उनका संरक्षण कर पा रहा है। ठीक है, कंजर्व कर पा रहा है और उनका संरक्षण कर पा रहा है। बच्चों इस प्रोग्राम की और के अचीवमेंट्स हैं बच्चों, इन्होंने एक छोटे छोटे इनिशिएटिव शुरू किए थे, दैट इज सेव वेटलैंड 2022 में। 2022 में इनके कुछ इनिशिएटिव है, सेव वेटलैंड, ओके, इट्स सेव वेटलैंड कैंपेन, है ना, सेव वेटलैंड कैंपेन। ओके, साथ में अमृत धारा। ओके, ये भी कब हुआ है, 2022 में हुआ है अमृत धारा। ठीक है, तो याद रखना इट्स धारा भी है, कहीं जगह इसको धरोहर भी लिखा हुआ है, इस चीज को आपने ध्यान रखना है। ठीक है, ओके, तो ये जो 2 कैंपेन्स लाए, क्यों लाए के ये कैंपेन्स, ओके, ताकि पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ सके। ओके, ये क्यों लाए गए, फॉर पब्लिक पार्टिसिपेशन। ओके, तो ये कुछ अचीवमेंट्स हैं जो इसके आने से हुई हैं। क्लियर, ओके, ऐसे ही जो वेटलैंड जो है एक जो है वो आउटलुक भी बनाया गया, पर ठीक है इतना बहुत है। बच्चों कुछ इंडियन रामसर साइट हमसे पूछी थी कि उनका आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। चिलिका लेक भारत की लार्जेस्ट लेगून वेटलैंड है, या लार्जेस्ट लेगून लेक भी बोल सकते हो, ब्रैकिश वाटर की।
ओके, लार्जेस्ट कोस्टल लेगून लेक है ना, लार्जेस्ट कोस्टल लेगून लेक कहाँ पर है? उड़ीसा में। क्या है वो? एक रामसर साइट है। देखो भारत की, इट इज इंडियाज फर्स्ट रामसर साइट दैट इंक्लूडेड इन रामसर कन्वेंशन, यानी इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस ऑफ वेटलैंड लिस्ट। ओके, उसके बाद बच्चों सुंदरबन ये भारत की सबसे लार्जेस्ट वेटलैंड साइट है। ओके, इंडियाज लार्जेस्ट वेटलैंड साइट कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। नाउ केवलादेव नेशनल पार्क, तो ये इज इन राजस्थान। ओके, एंड ये फेमस है। यहाँ पर बच्चों बर्ड अगर मैं बात करूंगा हमें देखने को मिलते हैं, यहाँ पर एक वर्ड सेंचुरी है, दैट इज भरतपुर वर्ड सेंचुरी। ओके, जहाँ पर जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो कि सबसे लार्जेस्ट फ्लाइंग बर्ड है, उसकी प्रेजेंस देखने को मिलती है। और वो यहाँ पे जो है बहुत सारे कारणों के कारण वो उसकी जो पॉपुलेशन है, जो संख्या है, वो कम हो रही है। बच्चे लोकटक लेक कहाँ पर है? मणिपुर में। तो विच इज फेमस फॉर इट्स फुमड़ीज। फुमड़ीज क्या होती हैं? पानी के अंदर छोटे छोटे से जो ऑर्गेनिक मैटर, जो वहाँ की पीट है, वहाँ से छोटे छोटे आइलैंड जैसे बने हुए हैं एक लेक के अंदर, ऐसे करके, है ना, ऐसे करके। तो यहाँ पर बच्चों एक एंडेंजर्ड स्पीसीज है, एक एंडेंजर्ड स्पीसी है, इसका नाम है संगाई डियर, जो कि यहाँ से यहाँ उछलता है और ऐसा लगता है जैसे वो नाच रहा है, तो इसको बोलते हैं डांसिंग डियर। इसको डांसिंग डियर भी कहते हैं। बच्चे पुलिकट लेक विच इज इन बिटवीन आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, यानी वे दोनों में है, आंध्र प्रदेश में भी है और तमिलनाडु में है, विच इज ऑल्सो ए इंडियाज रामसर साइट। क्लियर? तो आई थिंक इतना हमें पता होना चाहिए। क्लियर? तो हमसे पूछा गया था, हमने बिल्कुल सेटल कर दिया कि ये जो प्रोग्राम के बारे में पूछा था, कुछ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस रामसर साइट्स के बारे में बोला था, तो वो हमने ऑलरेडी बता दी। ठीक है बच्चों, भारत की जो रामसर साइट्स हैं लगातार बढ़ रही हैं। ठीक है, और अब ये एक खुशी की बात नहीं है, ये एक चिंताजनक बात है कि बहुत सारी ऐसी वेटलैंड साइट है, ऐसी लेक्स हैं, ऐसे वाटर बॉडीज हैं जो कि किस में आ रही हैं? इस कन्वेंशन में आ रही है, यानी वो डिग्रेड हो रही हैं, तभी वो इस कन्वेंशन में आ रही है। ओके, तो थोड़ा सा यहाँ पर सोचने के लिए है कि हम लोग इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चला सकते हैं, है ना, इवन की सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, ताकि उनका जो है वहाँ से लाइवलीहुड भी चलता रहे और इकोसिस्टम भी बरकरार बनता रहे। तो हमें एक बैलेंस की जरूरत है यहाँ पे। ओके, देन बच्चों सेकेंड क्वेश्चन, डिस्कस द रामसर साइट्स इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ देयर प्रेजेंट स्टेटस। अगेन ये क्वेश्चन भी पूछा गया है और हो सकता है कि इसकी प्रोबेबिलिटी है एग्जाम में आने की। बच्चों अगर मैं रामसर साइट्स की बात करूंगा, ठीक है, ओके, एक सेकेंड रुकिएगा। ओके, ठीक है, हमसे पूछा गया है रामसर साइट्स इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंट स्टेटस, द क्राइटेरिया दे मीट एंड देयर इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। कि अब देखो यहां पर पूछा गया है कि टोटल रामसर साइट्स कितनी है। कब पूछा गया है? जब ये क्वेश्चन आपसे आपके सामने आया है। पहली बात, आपको प्रेजेंट स्टेटस बताना पड़ेगा। दूसरी बात कि रामसर साइट्स बनती कैसे है, क्या क्राइटेरिया होता है जिसको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, और तीसरा कि रामसर साइट्स का इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। सर ये इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या रामसर साइट का पूछा है। बच्चे रामसर साइट किसके लिए बन रही है, क्या है वो? असल में वो वेटलैंड्स है। तो ये आपका क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने कि आपसे पूछा क्या गया है। ठीक है, ओके बच्चों, अगर मैं इंडिया के रामसर नेटवर्क की बात करूंगा, तो मैं इंडिया के रामसर साइट्स नेटवर्क की बात करूंगा, तो अभी के लिए वो 100 है। ठीक है, अभी हमारे पास 100 वेटलैंड्स हैं। ओके, कितने हैं? 100 वेटलैंड्स हैं। ओके, 100 वेटलैंड्स है। बच्चों ये अपने आप में ही भारत में
सबसे लार्जेस्ट, भारत में लार्जेस्ट वेटलैंड साइट्स हैं इफ आई कंपेयर्ड इन साउथ एशिया? तो इंडिया हैविंग इंडिया रामसर साइट्स नेटवर्क विच इज कंप्राइजिंग ऑफ 100 वेटलैंड्स, लार्जेस्ट इन साउथ एशिया। बच्चों ये साउथ एशिया में लार्जेस्ट है। क्या है? इट्स लार्जेस्ट इन साउथ एशिया। ओके, क्लियर है बात? बच्चों ये जो वेटलैंड साइट है ना, ये जो रामसर साइट्स हैं, ये एक्ट करती हैं एज ए इकोलॉजिकल सेफगार्ड। ओके, सो दे एक्ट्स एज इकोलॉजिकल safeguards. They act as ecological safeguards, but they selected किसके ऊपर? हमने बोला selected on the basis of बच्चों 9 क्राइटेरिया बनाए गए हैं, 9 क्राइटेरिया which laid down by बच्चों रामसर कन्वेंशन। क्लियर? तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को शुरू करेंगे कि भारत में अभी के लिए प्रेजेंट स्टेटस की बात करूंगा तो 100 वेटलैंड साइट है, और भारत की अगर मैं पोजीशनिंग की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो ये लार्जेस्ट डेजिग्नेशन है ऑफ वेटलैंड ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इन साउथ एशिया। ओके, और उसके बाद में मैंने बोला कि ये जो रामसर साइट्स हैं बच्चों एक्ट करती हैं से इकोलॉजिकल सेफगार्ड, और सिलेक्ट हो रही हैं बेस्ड ऑन द 9 क्राइटेरिया विच इज लेड डाउन बाय द, किसके द्वारा दिए गए थे? तो रामसर कन्वेंशन में उनको मेंशन किया गया था। ओके, तो आई थिंक हमें इतना पता लग गया बच्चों। ये है वो क्राइटेरिया दैट मेट बाय इंडियन स्टेट, और उसके बाद ही हम अपनी रामसर साइट्स बना पाए। ओके, जो भारत की नेशनल इंपॉर्टेंस वाली को साइट थी उनको हम मेंशन कर पाए, उनको इंक्लूड कर पाए किस चीज में? वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस लिस्ट, जिसका नाम था रामसर लिस्ट। ओके बच्चे, क्राइटेरिया 1 की बात करूंगा तो ये बात कर रहा है कि देखो यहाँ पर आपकी जो वेटलैंड साइट होगी उसमें यूनिक हैबिटेट होना चाहिए, कुछ यूनिक हैबिटेट होना चाहिए। ओके बच्चों, अगर मैं बात कर रहा हूँ सुंदरबन की, सो सुंदरबन इज इन वेस्ट बंगाल, ये क्वालिफाई कर रहा है ऐसे किसमें? एक रामसर वेटलैंड लिस्ट में क्वालिफाई कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि इसके पास में बच्चों लार्जेस्ट कॉन्टिगुअस मैंग्रोव फॉरेस्ट इन वर्ल्ड, सो दे कंटेन लार्जेस्ट कॉन्टिगुअस मैंग्रोव फॉरेस्ट इन वर्ल्ड, जो कि अपने आप में ही एक यूनिक नेचुरल वेटलैंड टाइप है। क्लियर बच्चों? क्राइटेरिया 2 की बात करूंगा, क्राइटेरिया 2 की बात कर रहा हूं, जहां पर अब मोस्ट ऑफ द, ज्यादातर जो हमारी वेटलैंड साइट है वो इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है कि यहां पर ज्यादातर मोस्ट ऑफ द इंडिया साइट्स मीट बाय स्पोर्टिंग। बच्चों थ्रेटन स्पीसीज क्या होगी? वो वल्नरेबल भी हो सकती है, वो एंडेंजर्ड हो सकती है, वो क्रिटिकल एंडेंजर्ड हो सकती है। ठीक है, मतलब कि कोई स्पीसीज अगर थ्रेटन है किसी प्लेस पे तो हम मान सकते हैं कि वो इसलिए थ्रेटन है क्योंकि वहां की वेटलैंड्स जो हैं वो डिग्रेड हो रहे हैं। तो हमने बोला जैसे कि लोकटक लेक है, अभी मैंने पीछे मेंशन भी किया था कि वो होम है, इट्स ए होम फॉर एंडेंजर्ड स्पीसी जिसका नाम है संगाई, दैट इज डांसिंग डियर। ओके और भीतरकनिका जो कि स्पोर्ट कर रहा है बच्चों, वहां पे एक सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल होता है। ठीक है, तो एंडेंजर तो नहीं होता है, इस कंसर्न होता है, बट सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल विच इज नेटिव टू, विच इज होम टू द भीतरकनिका नेशनल पार्क। ठीक है, देन उसके बाद बच्चों क्राइटेरिया 3 भी होता है ना, इसको लिख लेना। क्राइटेरिया 3 का मतलब है कि ये उन जगह को वेटलैंड लिस्ट में शामिल करेगा जहां पर कुछ ऐसी स्पीसीज हैं जो कि रिक्वायर्ड है फॉर ए हेल्दी इकोसिस्टम।
क्लियर। तो हमने बोला कि ये उन पॉपुलेशन ऑफ प्लांट और एनिमल की बात कर रहा है दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द हेल्दी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मान लो, या हेल्दी इकोसिस्टम के लिए जो नेसेसरी है उन स्पीसीज को इंक्लूड कर रहा है, दैट इज क्राइटेरिया नंबर 3। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्राइटेरिया नंबर 5 की हम बात करेंगे। 5 में है कि कोई ऐसी वेटलैंड साइट जो कि मोर देन 20,000 वाटर बर्ड को लगातार क्या कर रही है, ठीक है, उसको एंटरटेन कर रही है, मतलब है ना, वहां पर आ रहे हैं, उनको पानी का सोर्स प्रोवाइड करवा रही है, तो वो उनकी बात हो रही है। तो विच इज सपोर्ट कर रही है मोर देन 20,000 वाटर बर्ड। ठीक है, दैट इज क्राइटेरिया नंबर 5। बच्चों क्राइटेरिया नंबर 6 क्या है कि जो उस वेटलैंड में जो मोर देन 1% ऑफ द इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन ऑफ वन स्पीसीज, कि मान लो उस वेटलैंड पे 20,000 पक्षी आते हैं, ठीक है, और उसमें एक पक्षी की जो परसेंटेज होगी वो टोटल का 1% से ज़्यादा होगी, ये आपको ध्यान में रखना है। तो फिर उसको हम किस में एनलिस्ट कर लेंगे, रामसर साइट में। क्लियर। उसके बाद बच्चों क्राइटेरिया नंबर 9, मतलब कि इसमें नॉन एवियन यानी ऐसी स्पीसीज जो उड़ नहीं सकती, एवियन मतलब जो पक्षी वगैरह होते हैं जो फ्लाई कर सकते हैं, नॉन एवियन स्पीसीज। तो बच्चे इसमें हमने बोला कि गंगाटिक रिवर स्ट्रेचेज वो सपोर्ट कर रही है 1% से ज्यादा पॉपुलेशन ऑफ गैंगस रिवर डॉल्फिन, सॉरी, ओके, तो जो गंगा रिवर डॉल्फिन है उसको सपोर्ट कर रही है बच्चों। तो ये भी वन ऑफ द एक क्राइटेरिया है। डन। तो आई थिंक इतना हमने इस सेक्शन को एंटरटेन कर लिया है कि कौन से क्राइटेरिया है जिनके बाद ही हम बोलते हैं दैट इज ए रामसर साइट। ओके, अब इसका इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस बताना है बच्चों। ओके, व्हाट इज इट्स इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। तो नॉर्मल सी बात करूंगा। फर्स्ट इज क्लाइमेट एक्शन। इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस में बात कर रहा हूं, क्लाइमेट एक्शन। अब क्लाइमेट एक्शन क्या है भाई बच्चों, वेटलैंड जो होते हैं, वेटलैंड एक्ट्स एज ए, ये ब्लू अगर हम बात करेंगे, इट्स ब्लू कार्बन, एक्ट्स एज ब्लू कार्बन। ब्लू कार्बन मतलब कि सर ये कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं। वेटलैंड्स क्या होंगे, कार्बन को सिंक करने का काम करेंगे, इसीलिए हमने बोला दे एक्ट एज ए ब्लू कार्बन, यानी सिक्वेस्ट्रेशन करते हैं, दैट इज सिक्वेस्ट्रेशन ऑफ कार्बन। जो भी कार्बन एटमॉस्फेयर में है उसको एब्सॉर्ब करने का काम करते हैं। सो दे आर एक्ट एज ए ब्लू कार्बन। ओके, नेक्स्ट इज बच्चों, अब ये सिंपली तुमसे जानना चाहता है वेटलैंड के यूजेस, वेटलैंड के बेनिफिट, वेटलैंड्स का क्या इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है। तो आप सिंपली सोचिए, वेटलैंड्स जो होते हैं कोई नियर कोस्टल रीजन के पास में होता है तो डिजास्टर रेजिलियंस है, मतलब ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कोस्टल रीजन के पास कोई वेटलैंड है और वहां पर क्या आ गया, वहां पर साइक्लोन आ गया, तो ये क्या करेंगे, उस साइक्लोन को एब्जॉर्ब करेंगे, उसको कम करने की कोशिश करेंगे। सो डिजास्टर रेजिलियंट भी होते हैं ये, तो दे फंक्शन एज ए स्पॉन्ज। ठीक है, तो हमने बोल दिया कि सर देखो ये फंक्शन करते हैं एज ए स्पॉन्ज। स्पॉन्ज आप समझते ही हो, है ना, स्पॉन्जिस जो चूस लेती हैं लिक्विड को, है ना, तो वैसा कुछ एक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे, मिटिगेट करेंगे फ्लड्स को, मिटिगेटिंग फ्लड्स। बच्चों नेक्स्ट बात, अब हमें पता है वाटर प्योरिफिकेशन का काम भी करते हैं, है ना। तो वेटलैंड्स क्या होते हैं, दे आर द, इनको हम बोलते भी हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज नेचर्स किडनी। ठीक है, तो नेचर की किडनी है ये, यानी ये क्या करते हैं कि वाटर को प्योरीफाई करने का काम भी करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक इतना हमारे पास सफिशिएंट होना चाहिए। बाकी हमने बोला भी है, क्या बोला है कि अगर मैं इनके, ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट प्रेजेंट ऑनगोइंग स्टेटस ऑफ रामसर साइट, ठीक है, जो लगातार अगर मैं बढ़ रहा हूँ, ऑन गोइंग जो साइट्स अभी बढ़ रही हैं, तो उसके प्रेजेंट स्टेटस की बात करूंगा। तो अभी जो रिसेंटली ऐड हुई है 100 नंबर की जो रामसर साइट ऐड हुई है, दैट इज JP नारायण। ये कहाँ पर है, यूपी के पटना में
एक साइट अभी नई देखने को मिली है। ओके, जो 99 नंबर की है वो भी अगेन पटना में है, और जो 98 नंबर की है वो गुजरात में है, छारीधंद करके उसका नाम है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। बाकी अगेन रामसर साइट बढ़ रही हैं। ओके, इसमें आप मेंशन कर सकते हो कि जो लोकटक लेक है, लोकटक लेक और केवलादेव लेक, लोकटक लेक और केवलादेव लेक बच्चों ये दोनों ही है ना, को केवलादेव जो बर्ड सेंचुरी है ना, नेशनल पार्क है, तो ये दोनों ही क्या है, ये जो रामसर कन्वेंशन में एक आता है मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड, जहां पर उन रामसर साइट को रखा जाता है जिनकी हालत थोड़ी ज़्यादा खराब हो, वो ज़्यादा डिग्रेड हो रखी हो, तो उनमें इनको रखा गया है। ठीक है, तो लगातार जो है ये इनका स्टेटस है, ये लगातार डिग्रेड हो रही हैं। तो अगेन हमें क्या करना चाहिए, हमें एक जो हार्मोनी बना के रखनी चाहिए जिसमें कि इनकी स्ट्रेंथनिंग की ओर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, ओके, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था जो अब हमने कर लिया है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरियस थ्रेट टू हिमालयन इकोसिस्टम। अब अगेन ये कहाँ से क्वेश्चन बना है, इकोसिस्टम से। तो इकोसिस्टम बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम होते हैं। ठीक है, उसमें हम एक इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, दैट इज हिमालयन इकोसिस्टम। बच्चे हिमालयन इकोसिस्टम की अगर मैं बात करूंगा तो इसको थर्ड पोल भी कहते हैं, इसको थर्ड पोल भी कहते हैं वर्ल्ड का। क्यों कहते हैं थर्ड पोल इसे वर्ल्ड का, क्योंकि इसके पास तो एक तो वास्ट ग्लेशियर रिजर्व है, पहली बात तो वास्ट ग्लेशियर रिजर्व्स। ओके बच्चों, ये वाटर टावर है, इट्स ए वाटर टावर ऑफ साउथ एशिया। तो जो साउथ एशिया है उसके लिए एज ए वाटर टावर रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, इट्स ए वाटर टावर ऑफ साउथ एशिया। एंड बच्चों ये क्लाइमेट रेगुलेटर भी है, इट्स ए गुड क्लाइमेट रेगुलेटर। ठीक है, अगेन गुड क्लाइमेट रेगुलेटर कैसे होगा, वही जो एल्बिडो आ रहा है, यानी ये सन, इसमें बहुत ज़्यादा ग्लेशियल आइस है, तो वो सन की रेज आती हैं उनको रिफ्लेक्ट बैक कर देता है एटमॉस्फेयर में। तो ये एक ग्लोबल क्लाइमेट रेगुलेटर भी है। ओके बच्चों, अगर मैं हिमालय की बात करूं तो ये क्या है, हिमालय इज ए जियोलॉजिकली यंग। हिमालय क्या है, जियोलॉजिकली यंग है, और टेक्टोनिकली बच्चों, टेक्टोनिकली ये एक्टिव है। क्या बोला, हिमालय क्या है, जियोलॉजिकली यंग है और टेक्टोनिकली एक्टिव रीजन है। ओके, तो बच्चों ये कुछ इश्यूज को फेस कर रहा है। सो फेसिस एग्जिस्टेंशियल, मतलब कि जो एग्जिस्ट कर रहे हैं कुछ क्राइसिस, जैसे इट्स ए डबल वैमी ऑफ नेचुरल फ्रिगिलिटी। ठीक है, क्या बोला हमने, डबल वैमी ऑफ डबल वेमी ऑफ। बच्चों ये कुछ वर्ड है जो आपको मेंशन करने चाहिए अपने आंसर में। नेचुरल फ्रेगिलिटी, इसका मतलब यह है कि जो इसकी लोकेशन है, हिमालयन इकोसिस्टम, हिमालयस की जो लोकेशन है वो ऐसी जगह पर है जो ऑलरेडी वीक जोन्स है, ऐसी जगह पर है जो वीक जोन है, यानी यहाँ पर नेचुरली वो वीक है। क्यों वीक है, क्योंकि हमें पता है कि ये टेक्टोनिकली एक्टिव रीजन है। दूसरा वो है दैट इज एंथ्रोपोजेनिक कोजिस, यानी ये कोजिस वो है जो हमने पैदा कर रखे हैं। ओके, तो इसके कारण इसको क्राइसिस फेस करनी पड़ रही है। क्लियर। अब बेरियस हमने इकोसिस्टम, हिमालयन इकोसिस्टम को बेसिक तो बता दिया। अब इनका रिजल्ट जो हुआ था, तो बच्चों जोशीमठ हो गया है ना, केदारनाथ की ट्रेजेडी की बात करूंगा, तो ये कुछ इसके बेसिक हमें रिजल्ट्स देखने को मिले हैं, किसने कितना कैलामिटी यानी कैटास्ट्रोफिक इवेंट ये हुआ है। ओके, तो आई थिंक इतना हमें पता लगा। बच्चों कुछ थ्रेट की बात करूंगा। अब अगेन टाइम को बचाने के लिए अगर मैं लिखता तो बहुत सारा समय लगता, तो थोड़ा उस समय को कम करने के लिए मैंने थोड़ा इसमें लिख रखे हैं पॉइंट्स, आपको यही पॉइंट मेंशन करने हैं। बच्चों जियोलॉजिकल एंड द नेचुरल फ्रेगिलिटी, मतलब कि सर इसकी हिमालयन इकोसिस्टम की जो पोजीशन है
वो जियोलॉजिकली अगर मैं बात करूंगा वो यंग है। क्या है वो? जियोलॉजिकल यंग है, क्योंकि हिमालयस कब बने? हिमालयस बने हैं लगभग 65 मिलियन ईयर्स एगो, जो कि बिल्कुल नए हैं, यंग है। ओके सर, ये टेक्टोनिक इंस्टेबिलिटी क्यों शो कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है इंडियन प्लेट लगातार जो किसके साथ कन्वर्ज हो रही है? यूरेशियन प्लेट के साथ। ओके, तो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में कन्वर्जेंस होने के कारण हमें ये इंस्टेबिलिटी देखने को मिलती है। तो इन दो प्लेट्स के कारण, है ना, इन दो प्लेट्स के कारण, इनकी कन्वर्जेंस के कारण हमें ये इंस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। ओके बच्चों, फ्राइबल जियोलॉजी यानी भारत का जो स्थल है, जो इसको क्या बोल सकते हैं हम, भूस्थलीकरण, आई थिंक कुछ ऐसा नाम होगा। तो यानी फ्राइबल है, वो बहुत ज़्यादा नाजुक है। क्यों बच्चों? अगर आप बोलोगे तो मोस्ट ऑफ सिटीज सच एज मैं जोशीमठ की बात करता हूँ, तो जोशीमठ है बच्चों, वो कहाँ पर सिचुएटेड है? सर जोशीमठ जो है वो जो डेब्रिस है हिमालयस का, वहां पर ये जोशीमठ जो है वो सिचुएटेड है। यानी थोड़ी सी भी अगर यहाँ पर एक्टिविटी हुई तो जब कोई घर, अब आप सोचो कि आपका घर ऑलरेडी किसी स्लोप में है, किसी मलबे पर टिका हुआ है, तो थोड़ी सी एक्टिविटी भी होगी, वो मलबा जो है वहां से खिसकेगा, वो मलबा जो है वो स्लोप के कारण वहां से डाउनवर्ड मूव करेगा, और अगर ये डाउनवर्ड मूव करेगा तो बच्चों आपका घर गिर जाएगा। तो मोस्टली जो यहाँ पे फ्राइबल यानी जो नाजुक बच्चों जो यहाँ की जियोलॉजी है, उस चीज के कारण भी हिमालयन इकोसिस्टम अंडर थ्रेट। ओके, नेक्स्ट बात करूंगा बच्चों क्लाइमेट चेंज और ग्लेशियल रिट्रीट। बच्चों क्लाइमेट चेंज मतलब एक्सेलरेटेड वार्मिंग का मतलब क्या हुआ कि सर हिमालयस में टेम्परेचर का इंक्रीज होना मतलब वहां से ग्लेशियर्स का मेल्ट हो जाना। ठीक है, तो ऐसा बताया गया है एक रिपोर्ट में कि जो हिंदू कुश माउंटेन्स हैं वो एवरेज से, जो नॉर्मल एवरेज इनका रनिंग होना चाहिए, उससे 0.3 डिग्री सेल्सियस बच्चों डिकेड में ज़्यादा, अगर मैं डिकेड की बात करता हूं, यानी नॉर्मल में क्या होना चाहिए था, एवरेज जितना गर्म होता है ग्लेशियर्स, उससे 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा वो वार्म हो रहे हैं एक डेकेड में। तो मैं कुछ ये कहना चाहता हूं आप लोगों से, क्लियर? देन अगर यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर क्या बन जाती हैं, टेम्परेरी लेक्स, क्या बनती है यहाँ पे, टेम्परेरी लेक्स। अब टेम्परेरी लेक्स बन जाती हैं, फिर टेम्परेरी लेक्स जब साथ में ही सब कुछ निकल रहा है, ओके, टेम्परेरी लेक्स बनने के बाद बच्चों जब यहाँ से ये पूरा ही एक बर्स्ट देखने को मिल रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं ग्लेशियल लेक आउटवर्ड फ्लो। तो जो केदारनाथ इंसिडेंट हुआ था 2013 में, तो उसका रीजन यही था। ठीक है बच्चों, थर्ड जो हमारा मेजर रीजन है दैट इज अनप्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अर्बनाइजेशन। अब मुझे बताओ, अनप्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, कल को बोला जाता है कि हमें क्या करना है, हमें जो है 4 धाम के लिए एक ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च करना है जिससे आप उत्तराखंड में जितने भी जो 4, ऐसा बोला जाता है 4 धाम उत्तराखंड में है, बट बेसिकली बोला है मतलब कि उत्तराखंड में जो टेम्पल है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है ना, गंगोत्री है, यमुनोत्री है, उन सभी को हमें कनेक्ट करना है। तो इसके लिए जो है कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करने हैं। तो बच्चों जो ऑल वेदर रोड्स और टनलिंग है, इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें माउंटेन्स को काटा जा रहा है, और जब माउंटेन्स को काटा जा रहा है तो उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट निकल के आ रहा है। यानी ये जो अनप्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है ये कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा कर रहा है। ओके बच्चों, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, तो यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, यहाँ पर भी जो अनप्लान्ड अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात हो रही है, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि इनके कारण भी हमें देखने को मिल रहा है। इसमें एक एग्जांपल है, वो आप मेंशन कर सकते हैं, तपोवन विष्णुगढ़। बच्चों ज्यादातर ये जो हो रही है समस्याएं, ये कहाँ हो रही हैं, ये उत्तराखंड जैसे स्टेट्स में, हिमाचल जैसे स्टेट में ऐसा कुछ देखने को मिला है। तो इन्होंने इस प्रोजेक्ट में क्या किया, इन्होंने पंक्चर कर दिया,
पंक्चर कर दिया अंडरग्राउंड जो एक्वाफर्स थे, पंक्चर कर दिया अंडरग्राउंड एक्वाफर्स को। ओके बच्चे, जब एक्वाफर्स मतलब जो ग्राउंड वाटर है, जब उसको पंक्चर कर देंगे वहां से वाटर सारा निकल जाएगा, तो वहां पर क्या केस होगा, वहां पर केस होगा दैट इज लैंड सब्सिस्टेंस। वहां की जमीन जो होगी बच्चों वो बैठ जाएगी, लैंड सब्सिस्टेंस कर जाएगा। ओके बच्चों, देन डिसरिगार्ड फॉर कैरिंग कैपेसिटी। अब मनाली जैसे शहर, मनाली हो गया, उत्तराखंड की बात करूंगा मसूरी हो गया, हिमाचल की कैपिटल शिमला हो गया, ऐसे जो शहर हैं, ऐसी सिटी हैं बच्चों, यहाँ पर आप देखोगे कि जितने यहाँ पर रिसोर्सेज हैं उससे ज़्यादा यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर हो रखा है। ठीक है, यहाँ पर उससे ज़्यादा यहाँ पर ग्रोथ हो रखी है। तो यानी जब किसी भी चीज़ की कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा उस पर डेवलपमेंट करना बच्चों, वहाँ पर फिर वो लैंड सब्सिस्टेंस वाले केस होंगे, वहाँ पर लैंड स्लाइड हो रहा है, वहाँ पर मल्टीपल वहाँ पर थ्रेट आएंगे और वहाँ पर कैलामिटी जो होगी वो देखने को मिलेगी। क्लियर। नेक्स्ट इज इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन। तो बच्चों क्या होता है कि जो आप फैक्ट्रीज वगैरह, जो इंडस्ट्रीज वगैरह जो आप उसको देख रहे हो, तो वहां से जो पोल्यूशन होता है, वहां से जो ब्लैक सूट पार्टिकल्स हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं रॉक के ऊपर, है ना, ग्लेशियर के ऊपर। अब ये क्या करेंगे, जो पहले सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे थे, अब वो सनलाइट को बोलेंगे कि आओ मेरे पास, हम तुम्हें एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ से जो भी ग्लेशियर है, जो भी आइस है, उसको यहाँ से मेल्ट करवा देते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज इन्वेसिव स्पीसीज। ओके बच्चों, पहले क्या होता था, अगर मैं बात करूंगा यहाँ से, ओके इन्वेसिव स्पीसीज क्या है, कोई स्पीसीज को बाहर से यहाँ पर लाया जा रहा है, फिर यहाँ पर लगाया जा रहा है, वो यहाँ की जो नेटिव स्पीसीज है उसको ख़त्म कर रही है, तो इससे भी इकोसिस्टम अंडर थ्रेट आ सकता है। जिसका एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँगा, तो पहले यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा ट्रॉपिकल रीजन में ब्रॉड लीफ जो ट्रीज होते थे, उनकी बजाय अब जैसे कि फॉर एग्जांपल ओक था ना, ओक इसे ब्रॉड लीफ ट्री है, ब्रॉड लीफ वेजिटेशन है, तो उसको रिप्लेस कर दिया जा रहा है बाय द चिर पाइन करके जो ट्री है, चिर करके जो चिर ट्री है उससे, तो इससे भी इकोसिस्टम में फर्क पड़ेगा। नेक्स्ट इज बच्चों वेस्ट क्राइसिस। मतलब आपने देखा होगा कि जो माइक्रो प्लास्टिक है, प्लास्टिक है, ये हमें इन रीजन में ज़्यादा देखने को मिल रही है, खाया पिया वहीं पर फेंक दिया, तो इससे भी क्या हो रहा है, इकोसिस्टम है कहीं ना कहीं उसमें दिक्कत देखने को मिल रही है। तो बच्चों यहाँ पर आपको एक अच्छा सा कंक्लूजन लिखना है कि जो लगातार डिजास्टर आ रहे हैं, रेकरिंग डिजास्टर आर ए क्लियर सिग्नल, वो क्लियर सिग्नल दे रहे हैं दैट हिमालयन इकोसिस्टम इज रीचिंग ए बच्चों टिपिंग पॉइंट। टिपिंग पॉइंट का मतलब है कि अब यहाँ से बैक नहीं हो पा रहा है, बैक करना या तो नामुमकिन है या बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो यहाँ से हम बैक नहीं आ सकते। तो ये बोल रहा है कि लगातार जो डिजास्टर आ रहे हैं वो क्लियर सिग्नल दे रहे हैं कि हम टिपिंग पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। ओके मूविंग फॉरवर्ड डेवलपमेंट मस्ट शिफ्ट फ्रॉम बच्चे कंक्वेस्ट ऑफ नेचर अप्रोच टू वन ऑफ द डेवलपमेंट एंड कंपैशन। तो ये आप इसको लिख लेना अच्छे से, इसको लर्न कर लेना। तो इतना हमारे को इस क्वेश्चन में जानना था। हमसे पूछा गया था कि क्या कुछ थ्रेट है हिमालयन इकोसिस्टम को, तो ये हमने थोड़ा सा डिस्कस किया। ठीक है बच्चों, आई थिंक इतना हमें लर्न हो चुका है। उसके बाद अगर मैं थोड़ी सी बात करता हूँ आप लोगों के साथ, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें पढ़ते हैं व्हाट इज वेटलैंड। बच्चों ये मैंने आपके लिए नॉर्मल एक वेटलैंड भी बताऊंगा, नॉर्मल डेफिनेशन क्या होती है। एक्सप्लेन द रामसर कंसेप्ट ऑफ वाइज यूज। ओके कि क्या कंसेप्ट है वाइज यूज का। ठीक है बच्चों, रामसर कन्वेंशन में इस वाइज यूज ऑफ वेटलैंड को एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है कि रामसर कन्वेंशन, देखो एक तो सिंपल बात होगी, एग्जामिनर हमसे क्या जाता है कि वेटलैंड क्या होते हैं, नॉर्मल बताओ हमें। दूसरा, रामसर कंसेप्ट ऑफ वाइस यूज इन कंटेक्स्ट ऑफ वेटलैंड कंजर्वेशन, कि वेटलैंड कंजर्वेशन के कंटेक्स्ट में रामसर कन्वेंशन में वाइस यूज का क्या मतलब है, ये आपको बताना है। एंड गिव टू एग्जांपल्स, ये नहीं करवाऊंगा, ये आपको आता है, अब मैं बार बार तो नहीं करवाने वाला। ओके तो वेटलैंड की अगर बात करूंगा बच्चों, नॉर्मल शब्दों में मैं क्या कह सकता हूं, नॉर्मल शब्दों में कि एनी लैंड दैट इज कवर्ड बाय वाटर।
ओके कोई भी लैंड जो कि कवर हो बाय वाटर के साथ, दैट इज कॉल्ड एज वेटलैंड, दैट इज कॉल्ड एज वेटलैंड। ओके नॉर्मल वर्ड्स में कुछ ऐसा कह सकूंगा, बट ऐसे स्कोर भी कह सकते हैं कि वाटर इज, ठीक है, वाटर इन, अगर मैं इसको कहना चाहूं, वाटर इज नियर और ओवर द एनी सरफेस ऑफ द लैंड। हाँ ये भी हो सकता है कि अगर मैं सिंपली बात करूं कि वाटर जो है, वाटर इज नियर, नियर और ओवर द सरफेस ऑफ लैंड, तो ये भी क्या होगा, ये भी हम वेटलैंड कहेंगे। पर आपको क्या लिखना है, एनी लैंड दैट इज कवर्ड बाय वाटर दैट इज वेटलैंड। ओके अब बच्चों ये डेफिनेशन है जो रामसर कन्वेंशन में लिखी गई है ऑफ वेटलैंड की। ओके तो ये कुछ डेफिनेशन है, दैट इज रामसर कन्वेंशन ऑफ, जो वेटलैंड को बताया गया है कि क्या होता है वेटलैंड। ओके अब इसको ढंग से सुनिएगा। एरिया ऑफ मार्श, ओके मार्श इज अ टाइप ऑफ वेटलैंड, fen इज अ टाइप ऑफ वेटलैंड, पीटलैंड इज अ टाइप ऑफ वेटलैंड। तो एरियाज बोल रहा है कि चाहे वो मार्श हो, चाहे वो पीटलैंड हो, चाहे वो फैन हो, चाहे वो वाटर हो, ओके वेदर नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो, क्लियर, कि या तो वो नेचुरल हो या वो आर्टिफिशियल हो, या वो परमानेंट हो या वो टेम्परेरी हो। देखो अब ये ऐसा तो लग रहा है जैसा एक हिंदू माइथोलॉजी में है कि ना मैं दिन में मरूं ना रात में, ना बाहर मरूं ना अंदर, कुछ ऐसा समथिंग। अगर आपने हिरण्यकश्यप पे अगर आपने स्टोरी सुन रखी हो तो उसमें होता है। तो वैसे ही एरियाज ऑफ मार्श, फैन, पीटलैंड और वाटर, वेदर आर्टिफिशियल और नेचुरल, परमानेंट और टेम्परेरी। बच्चों वाटर जो होगा वो स्टैटिक होगा या फ्लोइंग होगा, कुछ भी हो सकता है विद वाटर, स्टैटिक और फ्लोइंग। वो बच्चों फ्रेश वाटर भी हो सकता है, ब्रैकिश और सोल्ट वाटर भी हो सकता है, इंक्लूडिंग एरियाज ऑफ मेरीन वाटर। बच्चों साथ में बोल रहा है कि मेरीन वाटर उसको भी शामिल कर रखा है, वो भी वेटलैंड है, बट कहां तक, with the depth of which at low tide does not exceed 6 मीटर। मतलब कि जो एरिया है मरीन वाटर का वो भी वेटलैंड है, बट उसमें जो लो टाइड हो वो डज नॉट एक्सीड 6 मीटर्स। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आई थिंक इतना हमें पता है। तो हमने यहाँ पर ये लिखा, देन हमने रामसर कन्वेंशन में क्या वेटलैंड की डेफिनेशन है उसको थोड़ा सा बताया। बच्चों वाइज यूज का मतलब क्या है कि कन्वेंशन ने डिफाइन किया है वाइज यूज ऑफ वेटलैंड। क्या मतलब है इसका बच्चों, इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है कि मेंटेनेंस ऑफ द इकोलॉजिकल कैरेक्टर। सो अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन दैट डिफाइंस wise use of wetland is the maintenance of the ecological character। क्या बोला कि सर इसका मतलब क्या है कि मेंटेनेंस करनी है जो इकोलॉजिकल, मेंटेनेंस ऑफ दियर इकोलॉजिकल कैरेक्टर। ओके जो कैसे अचीव होगी, जो अचीव होगी बच्चों थ्रू द इकोसिस्टम अप्रोच, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इकोसिस्टम अप्रोच। अब इकोसिस्टम अप्रोच क्या होनी चाहिए, इसको इस ढंग से अप्रोच को बनाना है जो विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि ये वो अप्रोच होनी चाहिए जिसका कंटेक्स्ट जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कंटेक्स्ट में ये अप्रोच को बनाना है। तो सिंपल वर्ड में क्या है सर, वाइज यूज का मतलब ऐसा होता है दैट इज मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल, मेंटेनेंस ऑफ दियर इकोलॉजिकल कैरेक्टर। जो वेटलैंड होगा उसके इकोलॉजिकल कैरेक्टर को मेंटेन करना है। सो मेंटेनेंस ऑफ दियर इकोलॉजिकल कैरेक्टर दैट इज अचीव्ड थ्रू इंप्लीमेंटेशन ऑफ, अब वो कैसे अचीव हो रहा है, थ्रू द इंप्लीमेंटेशन ऑफ इकोसिस्टम अप्रोच बच्चों, देन विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। याद रखना, इट कैन दस बी सीन द कंजर्वेशन एंड द सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड एंड ऑल द सर्विसेज दे प्रोवाइड फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल एंड नेचर। बच्चों इतना हमें पता होना चाहिए, इतना आपको लिखना पड़ेगा अपने एग्जाम में
कि इकोसिस्टम अप्रोच होनी चाहिए, वो अप्रोच कंटेक्स्ट में होनी चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। और जो कुछ भी हमने बोला कि मतलब क्या है, इट कैन दस बी सीन एज द कंजर्वेशन एंड द सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड एंड ऑल दस दे प्रोवाइड ऑल सर्विसेज। जो भी वेटलैंड वहाँ उन सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहा है, किसके लिए? फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल और नेचर के लिए। तो बच्चों ये बोल रहा है कि कंजर्वेशन भी करना है, संरक्षण भी करना है उस वेटलैंड का, और सस्टेनेबल यूज भी करना है। ये आपको बता रहा है कि वहां से उसका संरक्षण करेंगे, सस्टेनेबल यूज करेंगे उसका, जो भी और कुछ अगर वो वहां से और भी चीजें प्रोवाइड कर रहा है फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल और नेचर, तो उसका कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज। ओके, इसके लिए उन्होंने बोला है कि जो कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही है, ठीक है, जो कंट्रीज वहां पे कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है जिन्होंने, उनको कुछ वर्क करना पड़ेगा टुवर्ड द वाइज यूज ऑफ ऑल वेटलैंड्स एंड वाटर रिसोर्सेज इन देयर टेरिटरी। क्लियर? जो पार्टिसिपेटिंग डेजिग्नेटरीज हैं उनको क्या करना है बच्चों? उनको कुछ वर्क करना पड़ेगा टुवर्ड्स जो भी वेटलैंड है उनके लिए, या वहां पर जो वाटर सोर्सेज हैं दोनों के लिए, है ना। एंड लिखा है और नहीं लिखा है बच्चों। तो वाइज यूज करना है सभी वेटलैंड्स का और साथ में वाटर रिसोर्सेज का उस टेरिटरी में, चाहे उसके लिए आपको कुछ नेशनल प्लान बनाना पड़े, कुछ पॉलिसीज बनानी पड़े, कुछ लेजिस्लेशन करना पड़े, मैनेजमेंट एक्शन लेने पड़े, या पब्लिक को एजुकेशन देना पड़े, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करवानी पड़े, उसके लिए आपको जो कुछ भी करना पड़े वो आप करिए। अल्टीमेट गोल सिर्फ इतना है कि वाइज, देखो अब यहां पर वो बोल रहा है कि वाइज यूज करने के लिए आपको कुछ स्टेप लेने होंगे। ये आपको बताया गया कि वो स्टेप क्या हो सकते हैं। वो पॉलिसी फ्रेमिंग भी हो सकती है, वो नेशनल प्लान हो सकता है, लेजिस्लेचर हो सकता है, मैनेजमेंट एक्शन हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। क्लियर? और यहां पर वाइज यूज का मतलब समझाया गया है कि एक तो वाइज यूज का मतलब है कंजर्वेशन और दूसरा उसका मतलब है सस्टेनेबल यूज। तो बच्चों क्रक्स मैंने आपको बता दिया, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। अगेन 2 आंसर साइट है भारत में, टोटल इतनी है, कोई भी 2 मेंशन कर दो, बात खत्म। जरूरी नहीं ये मेंशन करनी है, कोई भी 2 कर सकते हैं। ओके बच्चों, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि डिस्कस द कॉजेज ऑफ डिप्लीशन ऑफ मैंग्रोव्स। क्या ऐसे कॉजेज है कि मैंग्रोव्स को वो डिप्लीट कर रहे हैं, एंड एक्सप्लेन देयर इंपॉर्टेंस इन मेंटेनिंग कोस्टल इकोलॉजी। बच्चों सिंपल सी बात है, मुझे क्या बताना पड़ेगा? सबसे पहला पॉइंट रहेगा कि व्हाट इज मैंग्रोव्स, व्हाट इज मैंग्रोव्स, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि क्या कॉजेज है, तो दूसरा पॉइंट है कॉजेज ऑफ डिप्लीशन ऑफ मैंग्रोव्स, दूसरा पॉइंट ये रहने वाला है। अब तीसरा पॉइंट है कि आपको बच्चों इंपॉर्टेंस बतानी है, इंपॉर्टेंस बतानी है कि मैंग्रोव्स को सेव करके हमें क्या मिलने वाला है। सिंपल बात, क्वेश्चन को 3 भागों में तोड़ दिया हमने कि पहला क्वेश्चन मैंग्रोव्स होते क्या है, दूसरा क्वेश्चन ऐसे कौन से कॉजेज हैं जो मैंग्रोव्स को डिप्लीट कर रहे हैं, और अगर मैंने मैंग्रोव्स को डिप्लीट होने से बचा लिया तो मुझे उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। बड़े आसान से 3 सवाल हैं। तो मैंग्रोव्स क्या होते हैं? दे आर द साल्ट टॉलरेंट ट्रीज। व्हाट आर द मैंग्रोव्स? मैंग्रोव्स आर द साल्ट टॉलरेंट ट्रीज, मैंग्रोव्स आर साल्ट टॉलरेंट ट्रीज होते हैं। ओके ठीक है, और श्रब्स भी होती हैं, बिल्कुल होती हैं, जो ग्रो करती हैं, दैट ग्रोइंग अलोंग द कोस्टल रीजन्स। ठीक है, सिंपल सी बात, दैट अलोइंग द मतलब कि दैट ग्रोइंग अलोंग द कोस्टल रीजन्स। तो मैंग्रोव्स को हमने थोड़ा सा बता दिया है। ओके बाकी मैंग्रोव्स जो है, ठीक है, इतना हमें समझ आ गया। बच्चों मैंग्रोव्स जो है वो इसेंशियल पार्ट होते हैं। सो मैंग्रोव्स इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ बच्चों कोस्टल रीजन के साथ है, तो कोस्टल इकोसिस्टम की बात कर लो।
इसेंशियल पार्ट ऑफ कोस्टल रीजन्स या कोस्टल इकोसिस्टम का इसेंशियल पार्ट होते हैं बच्चों। ये इनका जो रोल होता है इन टर्म्स ऑफ, ये इकोलॉजिकली, ठीक है, ये इकोनॉमिकली और कल्चरल, इन तीनों पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट होते हैं। सो ये इसेंशियल पार्ट है कोस्टल इकोसिस्टम का, ओके, और ऑफर कर रहे हैं, है ना, ठीक है, इतनी बात। एंड ऑफरिंग, तो ये हमने बोल दिया है कि वो कल्चरल, इकोनॉमिकल एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफर करते हैं, ठीक है, डन। डाइवर्सिटी भी ऑफर कर रहे हैं और उससे बेनिफिट भी ऑफर कर रहे हैं। बिल्कुल सिंपल सा बच्चों, बहुत सिंपल सी ये इंट्रोडक्शन रहने वाली है। इसको लिखेंगे आप तो बहुत सिंपल सी इंट्रोडक्शन होगी। डन, सिंपल, यूनिक, बढ़िया, ओके। तो हमने बोला कि एक तो ये कोस्टल इकोसिस्टम का पार्ट है, दूसरी बात हमने बोली कि ये ऑफर कर रहे हैं, लिख ही देता हूं, ऑफरिंग न्यूमरस बच्चों इकोलॉजिकल, ठीक है, इकोनॉमिक एंड कल्चरल बेनिफिट्स। तो ये कुछ बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों। अगर मैं मैंग्रोव्स की बात करूं, अब मैं अपने क्वेश्चन पे आता हूं कि डिस्पाइट देयर सिग्निफिकेंस मोस्ट ऑफ द मैंग्रोव्स वो डिप्लीट हो रहे हैं। अब डिप्लीट हो रहे हैं तो किन कारणों से डिप्लीट हो रहे हैं? ऐसा एक थ्योरी में भी बोला गया कि मोर देन 50% ऑफ द मैंग्रोव्स जो हैं वो लास्ट डेकेड में हमें लॉस्ट देखने को मिले हैं ग्लोबली। तो ऐसा इसमें बोला गया है बच्चों। तो कोज क्या है? सिंपल सी बात है, मैंग्रोव्स के डिक्लाइन होने का क्या कोज है? फर्स्ट इज डिफोरेस्टेशन, पेड़ों का काटना, ठीक है, पेड़ों का काटना एक कोज है डिक्लाइन इन मैंग्रोव्स। कैसे बच्चों? जब पेड़ों को काटा जा रहा है, क्यों काटा जा रहा है? सबसे पहली बात एग्रीकल्चर, यानी मैंग्रोव्स, डिफोरेस्टेशन कहाँ हो रहा है? मैंग्रोव्स में। कहाँ होते हैं मैंग्रोव्स? कोस्टल के पास में। ये क्यों काटा जा रहा है? क्योंकि वहां की मिट्टी ठीक है भाई, तो वहां पर क्या कर रहा है? एग्रीकल्चर को बढ़ाना है, तो क्या करेंगे? उड़ा दो उनको, मैंग्रोव्स को खत्म करो, ठीक है। दूसरी बात, ऐसा करते हैं एक्वाकल्चर कर लेते हैं, मछली पालन कर लेता हूं मैं यहाँ पे, कोई बात नहीं, मैंग्रोव जाते हैं, जाने दो, कोई चक्कर नहीं, मछली पालन करूंगा, ठीक है। तीसरा कारण होगा बच्चे अर्बनाइजेशन। अरे यार, मेरा घर तो सी फेसिंग होना चाहिए, मेरा तो सी फेसिंग घर होना चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक ये सारे रीजन हैं। और यहाँ पर इसका जो एग्जाम्पल रहेगा, बांग्लादेश में ऐसा हुआ था कि वहां पर बहुत सारे मैंग्रोव्स जो हैं वो काफी मतलब कि डिग्रेड हो चुके हैं। बच्चे क्लाइमेट चेंज की बात करूंगा। अब क्लाइमेट चेंज की बात करूंगा मतलब यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है किस चीज में? डिफरेंस आ रहा है इन प्रेसिपिटेशन, डिफरेंस आ रहा है इन टेम्परेचर। बच्चों प्रेसिपिटेशन कहीं पर लो होगी, कहीं पर ज्यादा होगी, हाई होगी, तो कहीं पर लो रेनफॉल है, कहीं पर ज्यादा रेनफॉल है। अब जहां पर लो रेनफॉल है वहां क्या हो रहा है सर? वहां पर सैलिनिटी इंक्रीज हो रही है। जहां पर लो रेनफॉल है वहां पर सैलिनिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। और जहां पर बहुत ज्यादा हाई रेनफॉल है बच्चे, यहां पर दिक्कत आ रही है वाटर लॉगिंग की। पानी इकट्ठा हो जा रहा है, पानी इकट्ठा हो गया तो रूट्स जो है वो बहुत ज्यादा डीप हो गई, दिक्कत, ओके। ये प्रेसिपिटेशन की दिक्कत है। टेम्परेचर की दिक्कत क्या है? सैलिनिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी। सैलिनिटी जब इंक्रीज होगी तो क्या होगा? जो वहां की ट्रीज होंगी, जो वहां के जो वेजिटेशन है, उसको बच्चे न्यूट्रिएंट इनटेक करने में बड़ी समस्या आ रही है, बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। वाटर इनटेक करने में बड़ी समस्या आ रही, प्रॉब्लम आ रही। तो ये सारी चीजें वहां पर मेंशन होंगी। क्लाइमेट चेंज से और क्या होता है? सी लेवल राइज हो गया सर, सी लेवल बढ़ गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया सर, तो उससे क्या होगा? सी लेवल बढ़ने के बाद में बच्चों सी वाटर इंट्रूजन की समस्या आ सकती है। सी वाटर इंट्रूजन 2025 में मेंस का क्वेश्चन बना था, मैंने आपको दिखाया भी था, सी वाटर इंट्रूजन, ओके। बच्चों पोल्यूशन की बात हो रही है, पोल्यूशन में कुछ भी जा रहे हैं वहां पे फेंक के आ रहे हैं, एक तो वैसा पोल्यूशन। दूसरा बच्चों, दूसरा है मेरीन पोल्यूशन। अब मेरीन पोल्यूशन में ऑयल पोल्यूशन ना बोलूं तो दिक्कत होगी, तो यहां पर आप ऑयल पोल्यूशन को मेंशन कर सकते हैं कि जो ऑयल स्पिल्स हो रहे हैं, वो शिप जा रहा है, उसमें से ऑयल लीक होके निकल गया, वहीं पर फंस गए सारे, ठीक है। देन इज ओवर फिशिंग।
एक्वाकल्चर बना दिया, लगातार फिशिंग में फिशिंग करे जा रहे हो, ओवर फिशिंग कर दी, वहां पे मैंग्रोव्स को खराब कर दिया, पूरा इकोसिस्टम डैमेज कर दिया ओवर फिशिंग से। तो ये बहुत सारे कारण हैं जहां से क्या हो रहा है कि मैंग्रोव्स डिक्लाइन कर रहे हैं। बच्चों सिग्निफिकेंस की बात कर रहा हूं, शोर लाइन स्टेबलाइजेशन, मतलब यार मैंग्रोव्स कहाँ होते हैं सर? मैंग्रोव्स होते हैं नियर कोस्टल रीजन, मैंग्रोव कोस्टल रीजन के पास में होते हैं। तो ये क्या करेंगे सर? ये कोस्ट है, तो कोस्ट के पास में जो मिट्टी है उसको पकड़ के रखा हुआ है इन्होंने, कोस्टल इरोजन को होने से बचा रहे हैं। ये पहली बात। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, बच्चों बहुत सारी फूड चेन यहां पर कनेक्टेड है। ओके, इन्होंने वो एक्वाटिक इकोसिस्टम को मेंटेन करके रखा हुआ है। डन। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन को एब्जॉर्ब करने का काम करे, कार्बन को स्टोरेज करके रखा हुआ है, कार्बन को दबा के रखा है नीचे। अगेन कोस्टल प्रोटेक्शन, या साइक्लोन आ रहा है, टाइड्स आ रही हैं, कौन सबसे पहले खड़ा है सर? हम खड़े हैं ना, ठीक है। हम कौन? मैंग्रोव्स खड़े हैं, ठीक है। हम कौन? दैट इज मैंग्रोव्स। तो ये अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है आई थिंक। बाकी इसमें बच्चों इकोनॉमिक भी बेनिफिट्स होते हैं। एक तो टूरिज्म वगैरह हो गया, दूसरा लकड़ी के लिए, टिम्बर के लिए यूज हो सकता है, तीसरा फिशिंग के लिए यहाँ पर यूज हो सकता है। सो मल्टीपल चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। बाकी जो मैंग्रोव्स हैं वो अभी की बात करूँगा तो वल्नरेबल इकोसिस्टम बना हुआ है, और यहाँ पर बहुत सारे अपने को ऑपरेशन करने पड़ेंगे, पॉलिसी लानी पड़ेंगी, और अभी भी हैं जिन पे काम चल रहा है, तो उस चीज़ को हम क्योर कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम इसको इतना ही रखेंगे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन सिंपल क्वेश्चन है कि कुछ एग्जाम्पल दीजिए और साथ में डिस्कस करो इस चीज को कि कुछ इको फ्रेंडली मेजर्स सजेस्ट किए गए हैं बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन वाइल्ड लाइफ। बच्चे लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर प्यारे बच्चों को बता देता हूं, जैसे कि हाईवेज हो गए, जैसे रेलवे नेटवर्क्स हो गए, रेलवे है ना, रेलवेज हो गया, रेलवेज हो गया, पावर ट्रांसमिशन हो गई, पावर ट्रांसमिशन, कैनाल्स बना दी है। तो ये है लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बोल रहा है कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। सबसे पहले तो सर इसका तो इम्पैक्ट तो पड़ ही रहा है ना। क्या इम्पैक्ट हो रहा है सर? इसका इम्पैक्ट हो रहा है कि जो वाइल्ड लाइफ मोर्टेलिटी खत्म हो रही है, वाइल्ड लाइफ, ठीक है, खत्म हो रही है वाइल्ड लाइफ। और क्या फर्क पड़ रहा है सर? उनके हैबिटेट लॉस हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही है। ओके, तो क्या ऐसी मिनिस्ट्री ने क्या इको फ्रेंडली सजेशन दे रखे हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसको बड़ा सिंपली लिखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने सिंपली 4 बातें कही हैं: अवॉइडेंस, रीअलाइनमेंट, रिस्टोरेशन एंड मिटिगेशन। उन्होंने बोला है कि कोशिश करो जो प्रोटेक्टेड एरियाज है उसके पास कुछ ना ही हम डेवलपमेंट काम करें। पहले काम तो ये बोला उन्होंने, ठीक, प्रोटेक्टेड एरिया के पास हमें कोई डेवलपमेंट वर्क करना ही नहीं है। दूसरी बात कि अगर अवॉइड मुश्किल हो, अगर वहां पर काम करना ही पड़े, तो कोशिश करो कि जो प्रोजेक्ट रूट हो वो बिल्कुल ही जो एक तो पहले वहां से दूर हो, नहीं हो पा रहा है तो वहां पे जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है, जो आप वहां पे अपना डेवलपमेंट के चक्कर में नुकसान करके आओगे, उस चीज को बिल्कुल ही मिनिमाइज करो। ओके, सो क्या करना है? मिनिमाइज करना है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को, और अवॉइड करो मोस्ट सेंसिटिव जोन। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोर जोन में सड़क बना दी है सब, ऐसा नहीं करना है ना। कोर जोन में सड़क नहीं बनानी है। इंफ्रास्ट्रक्चर को, हाँ अगर आप ठीक है बफर जोन या ट्रांजिशन जोन में जा रहे हो, तो ट्रांजिशन जोन में जा रहे हो तो कोई बात नहीं, ट्रांजिशन जोन में हमें बिल्कुल वहां पे जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है उसको कम रखना है। रिस्टोरेशन, कहीं पर गड़बड़ हो चुकी है तो उनको रिस्टोर करो। ठीक है, जो डिग्रेडेड हैबिटेट है उनको रिस्टोर करो। वेजिटेशन को जो है, जो कंस्ट्रक्शन जोन्स है वहां पर उनको लगाओ। ठीक, नॉर्मल। और मिटिगेशन, तो बच्चों कुछ स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल कुछ इंजीनियरिंग मेजर्स लो ताकि आप सेव कर सके वाइल्ड लाइफ पैसेज को।
तो आई थिंक इतना हमें पता होना चाहिए बच्चों। अब आई थिंक सेशन लंबा हो रहा है, तो ये मैंने पॉइंट्स को मेंशन कर दिया है, एक बार आप इनको पढ़ लीजिएगा कि हम अंडरपास बना देंगे, इको ब्रिजेस बना देंगे, कैनोपी ब्रिज बना देंगे, वायडक्ट बना देंगे, है ना, पावर मॉडिफिकेशन करेंगे, ऐसी कोई एक टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन जिसमें क्या था वो इंट्रूजन, आई थिंक इट्स इंटेंसिव डिटेक्शन सिस्टम, ऐसा कुछ है, इंट्रूसिव डिटेक्शन सिस्टम था, जिसमें कि जब हाथी जो है, जो कि नॉर्थ ईस्ट में हुआ है, नॉर्थ ईस्ट जो फ्रंटियर रेलवे है, उन्होंने उस चीज़ को शुरू किया कि जब जैसे कि हाथी कोई रेल लाइन के पास में आएगा तो वो कुछ वहाँ पर सेंसर लगाए हैं, ऑप्टिकल फाइबर्स लगाई गई हैं, जिसके थ्रू पता लग जाएगा कि यहाँ पर है, तो हाथी और अगर मैं बोलूँगा एलिफेंट और ह्यूमन इंटरेक्शन को कम किया जा सकता है ना, जो वहाँ के उनके बीच में कोलिजन हो रहे हैं उस चीज़ को रोका जा सकता है। तो ऐसी कुछ बातें इसमें लिखी गई हैं बच्चों, आप इसको, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए ही दे रहा हूँ, थोड़ा बहुत हमने बात कर ली, तो इसको आप कर लेंगे तो यहाँ पर हमारा सेशन होता है ख़त्म। यहाँ पर हमने जितने भी कंजर्वेशन से सवाल थे उनको ख़त्म कर लिया है। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे जैसे वाटर शेड मैनेजमेंट हो गया, है ना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, ऐसे कुछ क्वेश्चन आपके साथ लेके आएंगे। सो आई थिंक थैंक यू फॉर टुडे, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में।